Hello and good evening and hello good evening everyone and a very warm welcome। एक साल बाद मिले हैं, बहुत ही घटिया जोक है ना। ये जो जोक जो है चलता ही रहेगा। और आज है केवीएस का टीजीटी का डे 13। और आज मैं आप लोगों को पहले बता दूं मैं करवाऊंगी क्या। मैंने आप लोगों के लिए 9th और 10th की जो मैं अभी चला रही हूँ, तो मैंने उसमें पहले पोएम्स कवर करवा रही हूँ। 10th की पोएम्स मैं कवर करा चुकी हूँ, उसमें कुछ प्रोज का पार्ट भी हो गया है। अब मैं 9th का पूरा पोएम वाला सेक्शन लेके और उसके बाद जो प्रोज का जो ऐसा है कि जो सिलेक्टेड वाला पार्ट है कि जो जिसमें लगता है कि ये चीज़ आ सकती है, उसे दोनों का 9th और 10th का लेके चलूंगी। तो आज 9th की पोएम है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आप इससे पहले फायर एंड आइस वो भी पढ़ चुके हैं, तो उसका जो उनका जो जीवन परिचय है वो मैं इसमें दे चुकी हूँ। और अब मैं 9th की पोएम सारी कवर करूँगी और फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट जो भी 9th और 10th के इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैं कवर करूँगी, और फिर मैं उसके बाद अन्य क्लासेस को कवर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है द रोड नॉट टेकन। इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम, इतनी खूबसूरत पोएम है, बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ हम चलते हैं रोड नॉट टेकन पे। द रोड नॉट टेकन ये एक नैरेटिव पोएम है। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरेटिव पोएम? नैरेटिव मीन्स कहानी कहती हुई पोएम, मीनिंग इट्स अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। ये पोएम एक स्टोरी बताती है। इट वॉज रिटन इन 1915 एज अ जोक फॉर फ्रॉस्ट फ्रेंड एडवर्ड टॉमस। ये एज अ जोक लिखी गई थी एडवर्ड टॉमस के लिए। फ्रॉस्ट एंड टॉमस वर फोन्ड ऑफ हाइकिंग टुगेदर, दोनों हाइकिंग करने के ये शौकीन थे। एंड टॉमस ऑफन हैड ट्रबल मेकिंग अप हिज माइंड विच ट्रेल दे शुड फॉलो। ये हमेशा वो इस बात में कंफ्यूज रहते थे कौन सी रास्ते को फॉलो करे। यस दैट्स राइट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन पोएम्स वाज ओरिजिनली रिटन एज अ गूफी प्राइवेट। ये इतनी प्यारी पोएम जिसके इतने ज़्यादा लोगों ने मीनिंग्स बताए हैं, ये एज अ जोक लिखी गई थी एडवर्ड टॉमस के लिए। Frost first read it to some college students who to his surprise thought it as a very serious poem. जब फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी और कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को सुनाई तो उन्होंने सोचा अरे क्या डीप मीनिंग है, देयर इज अ हिडन मीनिंग बिहाइंड द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस पोएम। मगर कई बार ऐसा होता नहीं है कि हर चीज के पीछे लिटरल मीनिंग हो, हालांकि मैं भी इसके बारे में बताऊंगी। द रोड नॉट टेकन वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द August 1915 इशू ऑफ द अटलांटिक मंथली। पहले ये अटलांटिक मंथली नाम की मैगजीन में पब्लिश हुई थी और रीपब्लिश हुई थी माउंटेन इंटरवल में द नेक्स्ट ईयर है। हाँ, कि ये सबसे पहले 1915 में अटलांटिक मंथली में हुई थी, उसके बाद माउंटेन इंटरवर्ल्ड में पब्लिश हुई थी द नेक्स्ट ईयर। अब मैं इस पोएम के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। ये पोएम में भरमार है मेटाफर की। मेटाफर इसमें काफी है। इसमें देखो, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। टू रोड्स, एक फोक जो है वो मिला और जो है दो रोड्स जो हैं वो दो डायरेक्शंस में डाइवर्ज जो है वो हो रही हैं, यानी कि दो रास्तों में जो है वो डाइवर्ज बट रही हैं। इन अ येलो वुड, येलो जो है यहां पर है, ऑटम सीजन दिखाया गया है, ऑटम सीजन, एंड इट्स ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, येलो वुड कि टू रोड्स डाइवर्स, की ऑटम सीजन है उसमें दो रोड्स जो है कट रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड ही सेज दैट ही हैज टू मेक अ चॉइस बिकॉज ही इज अ सिंगल पर्सन एंड ऑब्वियसली ही कैन ट्रेवल ओनली ऑन अ सिंगल रोड। एक व्यक्ति एक बार में दोनों रोड्स पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं चूंकि एक अकेला ट्रेवलर था तो आई स्टूड लॉन्ग, मैं बहुत समय तक खड़ा रहा। यहाँ पे एंड आई स्टूड लॉन्ग आई स्टूड, ये जो लॉन्ग आई स्टूड है ये इन्वर्जन है। इसमें अगर आप फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे दैट्स इन्वर्जन।
इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो है एडवर्ब वगैरह हम लगाते हैं, उस वर्ड ऑर्डर को जब चेंज कर दिया जाता है उसे इन्वर्जन कहते हैं. लॉन्ग आई स्टूड, इट मीन्स ही वॉज मेकिंग हिज माइंड कि कौन सी रोड को वो चुने. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र गई. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कि जहाँ पर वो मुड़ जाती थी. अंडरग्रोथ कि वो जहाँ पर पेड़ के पौधे उगे हुए थे वहाँ पर वो मुड़ जाती थी. तो here he is saying, although this poem was written as a joke, but there lies a meaning in it. He says here he talks about choices, the choices which we have to make in our life. He says that when he was going through the forest, he came across two roads, and at that the time was of autumn, and autumn is a symbol of sadness, and he was saying that he could take only one road at a time, because when we have choices, we have to make choices, we can't have both the things. And be one traveler, because he was the only one, so he has to travel on some road, and he stood there for a long time because he was taking his decision where he should go. And now he looked at the road as far as he could, and he kept on looking at that road because he was still making his mind which road he should take. Then took the other, as just as fair and having perhaps the better claim. रोड को बहुत लंबे समय तक देखा, एंड टुक द अदर, फिर चुन ली कोई दूसरी, एज जस्ट एज फेयर, वो भी उतनी ही अच्छी थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो उससे बेहतर दिख रही थी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी. वॉन्टेड वियर, उस पर टूट फूट नहीं हुई हुई थी. इससे पता चलता है कि वो रोड कम चली हुई थी. पीपल डिड नॉट टेक दैट रोड, पीपल डिड नॉट चूज दैट रोड. तो कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें जो होती हैं कि अरे ये तो ज़्यादा घिसा हुआ है, इसको ले लेते हैं. कुछ लोग भीड़ के पीछे जाना पसंद करते हैं कि यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ चलो. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जहाँ पर शांति ज़्यादा है वहाँ जाओ. Though as far for that the passing there had warned them really about the same. Though as for that the passing there had warned them really about the. लेकिन as for that the passing, लेकिन जब वो वहाँ से गुजरा तो क्या दोनों रोड्स एक सी ही हैं. So here he means to say कि he thought that he should take that road which is less treaded, but when he treaded on that road, he got to know that both the roads are same, and it doesn't matter it doesn't matter which road was chosen by him. That doesn't matter at all. So he is saying here that obviously things depend on our choices, and when he took the road which was less treaded, he got to know that that road was equally the same the previous one. Now अब आप यहां पर अगर इन स्टेंजास को देखें 1 2 3 4 5, अगर आप इन ये देखें तो जो स्टेंजा है उनमें 5 लाइन्स हैं. जो 5 लाइन का स्टेंजा होता है उसे क्विंटेन कहते हैं. दैट इज नोन एज क्विंटेन. 4 लाइन का होता है भाई, अलग अलग स्टेंजा के फॉर्म्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है. अब ये 5 लाइन का स्टेंजा है, इसे क्या कहते हैं? क्विंटेन कहा जाता है इसको. ठीक है. और यहां पर अगर हम इसकी राइम स्कीम देखें, फेयर, क्लेम, वियर, देयर, सेम. अब आप यहां पर अगर लगाएं तो क्या है? फेयर, वियर, देयर, क्लेम, सेम. ए बी, ए बी, ये इसकी राइम स्कीम है. ठीक है जी. और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्टेंजा फॉर्म भी होती है तो 2 लाइन का कपलेट होता है, और 4 लाइन्स का जो होता है वो क्वाट्रेन होता है, 5 लाइन का जो होता है वो क्विंटेन होता है, 6 लाइन का जो होता है सिक्सटेन होता है. तो इस तरीके से आपका जो स्टेंजा फॉर्म्स होते हैं या उसको आपको देखना होता है.
And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Here he says, and both that morning equally, कि in leaves no step had trodden black. And both that morning equally lay. He says that कि both that morning, कि उस मॉर्निंग में दोनों ही रोड्स जो है वो इक्वल लग रही थी. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन, ऐसा लग रहा था लीव्स में कोई कदम अभी पड़ा ही नहीं है. ओ आई केप्ट, तो मैंने सोचा कि जो पहली रोड है उसे मैं किसी और दिन के लिए रखता हूँ. हम लोग कभी ये सोचते भी हैं कि आज इस चीज़ को ले लेते हैं, ये वाली चीज़ कभी बाद में ले लेंगे. और ऐसा होता है कि जब हम चॉइसेस जो है एक चीज़ ले लेते हैं और दूसरी चीज़ दोबारा से लेने पहुँचते हैं तो वही चीज़ या तो ख़त्म हो चुकी होती है या होती ही नहीं है, या अगर हम ज़िंदगी में किसी चीज़ के बारे में सोचें तो वो चीज़ भी हमारे हाथ से निकल चुकी होती है. ओ आई केप्ट द फर्स्ट, कि आई केप्ट द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, येट नोइंग, हालांकि मैं दिल ही दिल में ये जानता था, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता कैसे बनता चला जाता है. और मुझे खुद पर ही ये मुझे संदेह हुआ, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा. तो हियर ही मीन्स टू से दैट ही जस्ट consoled himself that I have chosen this road, and sometime if I get some time, so I would come back and tread on this. I would come back and I would take the another road. But he knew it well that he would not be able to come back. Why? Because in our life, when we make choices, it becomes difficult for us to get back to the thing that we did not choose. So here he is saying the same thing, that he knew it very well that he would not be able to come back. But he is consoling himself that maybe one day I will be able to come back and walk on that road. Though he knew it, that he would not be able to come back again. Now, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling, आज मैं ये कह रहा हूँ with a sigh, एक मेरे अंदर एक sigh यानी कि एक आह के साथ कुछ अफसोस है. Somewhere ages and ages hence, कि मैं आज कह रहा हूँ कि बहुत साल पहले दो रोड्स जो हैं वो वुड्स में बटी थी, एंड आई टुक द, मैंने वो रोड ली जो कि कम, जिस पे लोग कम चलते थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और जो कुछ भी आज मेरी लाइफ में चेंजेस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चॉइस. सो हेयर, हालांकि उन्होंने ये एक जोक की तरह लिखी थी, मगर इसका अगर हम एक हिडन मीनिंग समझे तो ये है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम टेलिंग दिस विद अ साई, इट मीन्स देयर इज सम रिमोर्स दैट आई कुड नॉट ट्रेवल ऑन दैट रोड, एंड ही इज सेइंग दैट now I am telling with a remorse that two roads diverged in a wood. I took the less traveled by, and whatever changes in my life are just because of that, because of the choice that I had made, in that I had made, जो choice मैंने चुनी थी. हम अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमारी चॉइसेस के हिसाब से मिलती है. अगर हमें चॉइस मिलती है तो हम जो चीज़ चुनते हैं उसके जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं आते, उन चॉइसेस के हिसाब से वो चेंजेस जो हैं वो आते हैं. अब अगर हम इस पोएम की समरी देखें, पॉपुलैरिटी, दिस पोएम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वाज पब्लिश्ड इन 1961. ये गलत लिखा हुआ है. द पोएम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वाज पब्लिश्ड एज द फर्स्ट पोएम इन द कलेक्शन माउंटेन इंटरवल. The poem having a perfect rhyme scheme ABAAB. It's an ambiguous poem that allows, ambiguous poem है क्योंकि इसमें बहुत सारे meanings छिपे हुए हैं. Allows the readers to think about choices they make in life. Frost wrote this poem for his friend Edward Thomas as a joke. हालांकि ये बहुत tricky poem है. The road not taken as nostalgic commentary on life choices. This poem is about life from the perspective of a young narrator who decides to seize the day या carpe diem जिसे कहा जाता है, and as an individual chooses the road less traveled by. The expression of doubt runs in the poem from the first line until the last. वो एक से लेकर लास्ट तक चलता रहता है. भाई ये तो जो है चलता था और चलता रहेगा. आप खुद भी सोचिए, हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनते हैं, अगर हम सफल होते हैं तो अपने चुनाव की वजह से, और असफल होते हैं तो अपने चुनाव की वजह से. चॉइस इज योर्स.
समझ रहे हो ना, मेरा इशारा समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। The expression of uncertainty about choices and our natural tendency to surmise about consequences. We may have to face marks the central point of the poem. However, what stays in the mind of the people is the philosophy of life and the dilemma of making choice. हम हमेशा choices में जो है वो एक dilemma जो है वो पैदा होता ही है, एक dilemma जो है वो पैदा होता है। और इसमें भी जो है वो dilemma जो है इसमें दिखाया गया है कि nostalgic feeling जो है वो दिखाई गई है पोएट की, एक यंग पोएट की जो सीज द डे उनकी फिलॉसफी है। बट लेटर ऑन उनको लग रहा है कि अगर ये होता है कि अगर वो चुन लिया होता तो कैसा होता। ये हमेशा सबके, जो नहीं लिया, जो मिल गया वो नहीं, जो नहीं लिया वो कैसा होता, ये वो बता रहे हैं। और ये जो पोएम है, मेजर थीम अगर हम पोएम की करें तो पोएम कंप्राइज अनसर्टेनिटी। जिंदगी में अगर चॉइसेस में अनसर्टेनिटी है, आप अगर चॉइस है तो आपको एक ही चीज चुननी होती है, दूसरी नहीं चुनते तो हमेशा दिमाग उसमें पड़ा रहता है कि जो नहीं चुना वो कैसा होगा। ठीक है। और सिमिलरली द नैरेटर फेसेस द सिचुएशन ड्यूरिंग हिज ट्रेवल। और ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है ये वही है। तो इसमें अब इसमें एनालिसिस देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी जो डिवाइसेस हैं वो यूज करी गई हैं। पहला है मेटाफर। इसमें रोड, देयर आर मेनी मेटाफर इन द पोएम। रोड, लाइक रोड, फोक इन द रोड और चॉइसेस है। येलो वुड्स जो मेटाफर है ऑटम के लिए यूज किया गया है। रोड जो पोएम में मेटाफर है फॉर लाइफ, वाइल द फोक जो है वो रोड पे है, मेटाफोरिकली चॉइस, रोड लाइफ। फोक जो है टू रोड्स डाइवर्ज, वो जो है चॉइसेस बता रहा है। एंड येलो वुड्स आर द मेटाफर्स ऑफ मेकिंग डिसीजन ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। कि येलो वुड जो है वो ओल्ड एज को मेटाफर है और हार्ड टाइम को दिखाया। जैसे मैंने आपको कहा था कि येलो वुड जो होता है वो सिंबल होता है ऑटम सीजन और सैडनेस का। तो हार्ड टाइम कि जब हमें चॉइस करनी, चूज करना होता है तो वो हमारी ज़िंदगी का बड़ा ही एक कठिन समय होता है। ये मेटाफर्स पूरी पोएम में यूज हुए हैं जो डिफरेंट डिसीजंस के बारे में बता। तो ये मेटाफर यूज है। इमेज, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है इमेजरी, जिसमें एक शब्द चित्र जो है वो बनाया जाता है। इमेजरी इज यूज टू मेक द रीडर्स फील थिंग्स थ्रू देयर 5 सेंसेस। कि पांचों चीजों से एक शब्द चित्र जो है वो बनता है। पोएट ने इसमें सेंस ऑफ साइट, लीव्स, येलो वर्ड्स, और जिसे हम एक इमेज जो है अपने दिमाग में बना पा रहे हैं, तो इमेजरी है। सिमिली, सिमिली वो डिवाइस होती है जिसमें दो अनकॉमन चीज, जिसमें एक चीज कॉमन हो, उनको हम कंपेयर करते हैं। तो इसमें एज, जस्ट एज फेयर, कि वो भी उतनी ही अच्छी थी जितनी की कोई और। एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वॉल साउंड्स। वॉल साउंड्स का होता है कि कॉन्सोनेंट्स बदल जाते हैं, वॉल साउंड्स का रिपीटिशन होता है ए एंड ओ। तो as that the passing somewhere ages and ages hence, तो यहाँ पर a and o का साउंड रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, सच एज d in 2 roads and roads diverging in a yellow wood। ये एलिट्रेशन नहीं है, कॉन्सोनेंस है। Personification, Robert Frost personified the road in the 3rd line of the 2nd stanza. Here it is stated, because it was grassy and wanted wear, as if the road is human and that it wants to win। नहीं, ये जो है ये personification इसमें नहीं है। It was grassy and wanted wear, कि टूटी फूटी नहीं थी। तो मैं इसमें पर्सोनिफिकेशन नहीं मानती, क्योंकि वियर एंड टीयर को चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो इट्स नॉट पर्सोनिफिकेशन, इसे छोड़ दीजिए। और इसके बाद हम एनालिसिस ऑफ, अब इसमें हम यहाँ की जो और पोइटिक डिवाइसेस हैं वो देखते हैं। देखिए स्टेंजा, इसमें जो स्टेंजा फॉर्म यूज हुई है, देयर आर 4 स्टेंजास, 5 लाइन्स हैं। क्विंटेन है, क्विंटेन इज अ 5 लाइन स्टेंजा बोरोड फ्रॉम मेडिवल फ्रेंच पोइट्री। हर लाइन जो स्टेंजा है वो क्विंटेन है। राइम स्कीम मैंने आपको बताया ही था, इसकी ए बी ए ए बी है। और इसमें जो मीटर यूज हुआ है वो ट्रॉची है। ट्रॉची का मतलब क्या होता है? ट्रॉची मीन्स देयर इज 1 स्ट्रेस्ड एंड 1 अनस्ट्रेस्ड। एक होता है, पहला होता है आयम्बिक, मतलब पहला नहीं, आयम्बिक होता है, आयम्बिक का उल्टा है ट्रॉचेइक। आयम्बिक होता है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, और जो ट्रॉची होता है उसका उल्टा होता है, उसमें स्ट्रेस्ड पहले और अनस्ट्रेस्ड बाद में होता है। तो ये सिंबल है अनस्ट्रेस्ड का, ये स्ट्रेस्ड का। ट्रॉची में स्ट्रेस्ड पहले और अनस्ट्रेस्ड बाद में आता है। और ये इसमें
अलग अलग हुए, इसमें 2 मीटर्स यूज हुए हैं, ट्रॉची एंड एनापेस्ट। एनापेस्ट का मतलब होता है ये 3 सिलेबल होता है, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग सिलेबल, यानी कि 2 अनस्ट्रेस्ड एंड 1 स्ट्रेस सिलेबल। अब इसमें है quotations for usage from the road not taken. The 2 lines given below can be quoted during a speech when remembering a hard time of one's life. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. These 2 lines could be used when delivering lectures or speeches about decision making choices. I took the one less traveled by. ये है कि जब हम कोई कोई चीज चॉइसेस में से एक चीज चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में अफसोस जो है वो रह जाता है, तो इसी चीज पे है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द रोड नॉट टेकन? अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और ये जो है आपको सबको पता ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? ये पोएम किस चीज के बारे में बताती है? अबाउट द प्लाइट ऑफ रोड्स, about the people, about 2 roads, about the choices made by people. Obviously अब आप एक क्वेश्चन देख के खुद ही बता दोगे कि इसका आंसर है about the choices made up by people, कि जो दुनिया जिंदगी में हम जो choices करते हैं उसके बारे में ये पोएम बताती है। What do the roads signify in the poem? इसमें क्या signify? What is the significance of the road? The path or choice that was left or was not chosen to tread, the pathway on the roadside or roadway. Road क्या बताती है? The road signify the path or choice that was left. जो रोड ये सिग्निफाई करती है, एक जो रोड ले ली उस पर चल लिया, उसके बारे में पता चल गया। जो दूसरी वाली नहीं ली वो कैसी थी? हमेशा अगर उस चीज के जो चीज हमें नहीं मिली उसका एक अफसोस जरूर रहता है। द पाथ और चॉइस दैट वाज लेफ्ट और नॉट चोजन टू ट्रेड। विच थिंग डिसाइड्स अ पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम? इस पोएम के अकॉर्डिंग हमारा जो लास्ट में लाइन है कि जो चीजें बदल गई, तो क्या चीज जो है वो डिसाइड करती है? द पाथ वन चूजेस टू वॉक, द पाथ वन लीव्स बिहाइंड, द रिग्रेट्स, द सक्सेस। ऑन विच थिंग डिसाइड्स अकॉर्डिंग, अगर हम इस पोएम को देखें, विच थिंग डिसाइड्स अ पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, क्या चीज जो है, द पाथ वन चूजेस टू वॉक, द पाथ वन लीव। अब अगर हम इसको, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अब जब तक आप इसका लास्ट स्टेंजा आपको याद ना हो तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, टाइम लेंगे। अब आप ये देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made the। तो यहां पर बताया जो चॉइस उन्होंने ली, जिस रोड पे वो चले, उसने जो है वो सारा डिफरेंस जो है वो क्रिएट करा। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा से देखते हैं, द पाथ वन, वो चीज आपके जीवन में जो है आपके फ्यूचर को बनाता है इस पोएम के अकॉर्डिंग, जिस पर आप चलते हैं वो आपके यानी कि जो चॉइस आपने बनाई, जो चॉइस आपने ली, वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। जो चीज आपने चूज करी नहीं वो आपके फ्यूचर को क्या डिसाइड करेगा? द पाथ वन चूजेस टू वॉक। What is the message of this poem? Be wise while choosing and taking decision. 2 roads are confusing. Road is nothing but a pathway. Question देख कर समझ में आ रहा है। मैसेज है कि while making choices, be cautious. Otherwise, it will cost you a lot. तो ये है be wise while choosing and taking decisions. Why is the poet asking to be wise while choosing a pathway? Because there is no going back option. Because it is the only one road. Because it is one-sided road. पोएट क्यों कह रहा है कि चूज करते हुए वाइज होना चाहिए? क्योंकि रास्तों में से रास्ते निकलते चले जाते हैं, गोइंग बैक ऑप्शन नहीं होता कई बार, तो इसीलिए देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन। व्हाट डज डाइवर्ज मीन? डाइवर्ज का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया फोक टाइप, बांटना, टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न।
Why was the poet able to travel one road only? Because he had to walk alone, because he had no vehicle, because he was one person, all. वाई वॉज द पोएट? भाई अब अगर हमारी जिंदगी में भी अगर दो सड़कें हो तो हम एक पे ही तो चल पाएंगे, हम एक ही तो हैं. बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, ही हैड नो चॉइस, ही वॉज वन पर्सन. क्योंकि उसको अगर अकेले भी चलना है बिकॉज इसमें, बिकॉज अब ये यहाँ पर व्हीकल वगैरह तो कुछ नहीं दिखा, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, है ना. क्योंकि उसे अकेले चलना था. अब वैसे तो ये दोनों जो है बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, अब आप अकेले चलेंगे तो भी आप एक ही सड़क पे चल सकते हैं बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, वो एक ही था तो इसलिए. तो अब यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन में हैड टू वॉक अलोन और बिकॉज ही वॉज, उसमें वो पोएम में दे रखा है ही वॉज वन पर्सन. What does yellow wood mean? Falling leaves, forest with yellow leaves in the autumn season, wood yellow in color, none. ये मैंने आपको बताया था कि येलो वुड का मतलब है ऑटम से, जिसमें पत्तियां जो हैं वो गिर रही हैं. तो फॉरेस्ट विद येलो लीव्स. व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट? येलो वुड्स जो है वो रिप्रेजेंट इस पोयम में जो कर रहे हैं वो चॉइस को बताते हैं. चॉइस, वैसे चॉइस इसमें क्या बताएं कि इसमें अगर येलो वुड्स जो है वो सैडेंड चॉइसेस को, अगर आप इसकी थीम देखें तो इसकी थीम में ये चीज आई भी है. यहां पर मैं इसको आपको दिखाती हूं. इसमें देखिए यहां पर ये दिया हुआ भी है, दीज मेटाफर्स यूज्ड इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट येलो वुड्स आर द मेटाफर्स ऑफ मेकिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ. तो एक तरीके से वैसे तो रोड्स हैं जो चॉइस बता रहे हैं, तो मुझे इसमें तो चारों ऑप्शन में से वैसे कोई भी ठीक लग नहीं रहा है. अगर हम उसमें ओल्ड एज का, ऑटम को ओल्ड एज से सिग्निफाई किया जा सकता है, मगर यहाँ पर ओल्ड एज का कहीं आया नहीं था. ये तो हार्ड टाइम्स में चॉइसेस थी. तो एक तरीके से तो ऑटम सीजन हार्ड टाइम्स को सिग्निफाई कर रहा है कि हार्ड टाइम को, चॉइस को तो रोड बता रही है, हार्ड टाइम्स को सिग्निफाई कर रहा है. तो इसमें से मुझे कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं लग रहा है. तो मुझे इसमें जो है वो हार्ड टाइम्स जो है वो होना चाहिए. और अगर हार्ड टाइम्स नहीं है तो मुझे जो है ये वाला नहीं लगा. पीपल, ओल्डर पीपल, पोएट्स चॉइस नहीं है इसमें. येलो वुड्स इस पोयम में हार्ड टाइम्स को जो है वो बता रहा है, ना कि जो है वो पीपल. और उसको पोयम के हिसाब से अगर हम देखें, वैसे तो ऑटम ओल्ड का भी, ओल्ड एज का भी सिंबल हो सकता है, मगर इस पोयम में कहीं भी ओल्ड एज का सिंबल नहीं बताया. अगर ये लास्ट चेंजा में भी आता तब भी जो है ये हो जाता कि वो बहुत अब बोल रहा है ये वाला बात जो है कि जब काफ़ी लंबे समय के बाद. लेकिन यहाँ है कि ऑटम इज द सिंबल ऑफ हार्ड टाइम्स और रोड इज द सिंबल ऑफ चॉइसेस. Why was the poet looking at the path? To decide whether it was suitable for him, to see how long it was, to check the road. Whenever we have to make choices, we always think for a while. तो दिस यही है कि why was the poet looking at the path to decide whether it was suitable for him or not, कि वो उसके लिए suitable थी या नहीं. What does poet's long stare at the path signify? Whenever we, ये मैंने अभी कहा कि whenever we have to make choices, we always think, we always ponder over those choices कि whether I should take this or I should take this. काफ़ी लंबे समय तक हम सोचते रहते हैं और कि फिर उसके बाद वो जो चॉइस, जो हम चॉइस, जो चीज़ चूज़ करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में, मतलब ये डिसीजंस जो होते हैं ना, ये छोटे मोटे डिसीजंस नहीं, जब बहुत बड़े डिसीजंस लेने होते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि वो डिसीजंस हमारे भविष्य को जो है निर्धारित करते हैं. तो यहाँ पर जब पोएट जो है वो रोड के बारे में सोच रहा है तो ये कि टू विच वे आई शुड गो, कि कहाँ मैं जाऊं, कि ऑब्वियसली कि जो रास्ता मैं चुन रहा हूं, द वे आई एम चूजिंग, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन माई फ्यूचर. तो ये है व्हाट डज पोएट लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई? द टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड इन मेकिंग अ चॉइस. पोएट लव्स नेचर, आइडलिंग अवे ऑफ टाइम, रिलैक्सेशन आवर्स. तो पता चल रहा है कि जो लोग चॉइस करते समय जो टाइम लेते हैं, तो द टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड एंड मेकिंग अ चॉइस. What does grassy mean in the poem? The road which is not used by anyone.
द कंफर्टेबल रोड, द ग्रास। अगर कोई सड़क चलती हुई होती है तो उस पर घास नहीं होती है, और अगर कोई रोड चलती हुई नहीं है तो उस पर घास जो है वो उगाती है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रासी को अगर हम इसका एक हिडन मीनिंग देखें तो ये है कि समटाइम्स वी चूज दोज थिंग्स विच आर नॉट टेकन बाय अदर्स, एंड इट्स अ रिस्क टेकिंग थिंग। कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसी चॉइसेस जो हैं वो करी होंगी कि जहाँ पर जो है आपने सोचा होगा कि भाई ये जो चीज़ है ये ऑल्दो इसमें रिस्क है मगर फिर भी इसको लेते हैं, और उसके बाद होता ये है कि वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल जो है वो प्रूव होती है। तो चीज़ क्योंकि हम मोस्टली एक लोगों की जो मानसिकता होती है वो ये होती है कि जहाँ पर भीड़ जा रही है हम वहाँ जाएं। अगर कोई भीड़ वाली सड़क पर जा रहा है तो उस सड़क पे कभी घास नहीं हो सकती। और कुछ लोग सोचते हैं कि भीड़ के अलावा हम अपना एक अलग रास्ता चुनें, और ऑब्वियसली जब अलग रास्ता चुना जाएगा तो वो ग्रासी होगा, उसको आपको समतल करना होगा। लेकिन जब वो चॉइस आप बनाते हैं, लेते हैं, तो वो आपके पूरे के पूरे भविष्य को वो जो है वो चेंज, आपका फ्यूचर कुछ से कुछ हो जाता है। तो ये है ग्रासी का इसमें मतलब है द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन, यानी कि द चॉइस विच वाज नॉट मेड बाय एनीवन। तो ये है द रोड विच वाज नॉट यूज्ड बाय एनीवन। Where does the poet find himself? On the road, on a bus, on a muddy road, on a fork. Poet अपने आप को कहाँ पाता है? On a fork. Two roads diverged in a yellow wood. What shows that the road has not been used by many people? कैसे पता चलता है कि रोड बहुत लोगों के द्वारा यूज नहीं की गई है? The green and untrampled grass on it, the mud on it, the broken stones on it, all. ये green and untrampled, ये सारी चीजें इसमें नहीं दी गई हैं, तो हमें नहीं पता। The green and untrampled grass on it. What does the choice of road signify? Too many things, two paths, टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। कि ऑब्वियसली चॉइस रोड की बताती है जिंदगी में निर्णय लेना कितना मुश्किल है। टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। व्हाई डिड द पोएट चूज द सेकेंड रोड? बिकॉज इट वॉज वेल बिल्ट, बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, बिकॉज इट वॉज नॉट यूज बाय मेनी पीपल एंड वॉज अपी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा उसे यूज नहीं किया गया था, इसलिए बिकॉज इट वॉज नॉट यूज बाय मेनी पीपल। वॉट डज द पोएट्स डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेवल्ड रोड सिग्निफाई? रिस्क टेकिंग हैबिट, एरोगेंस ऑफ द पोएट, क्यूरियोसिटी, नेग्लिजेंस। ये क्या चीज बताता है? तो पोएट का जो डिसीजन है वो है दैट्स ये दोनों ही है, ए और सी दोनों ही है, रिस्क भी और क्यूरियोसिटी भी। कि अब क्यूरियोसिटी भी है और रिस्क भी है, तो मैं तो इसमें ए और सी दोनों को ही कहूँगी। अधिकतर जो ज़्यादा सही है वो रिस्क टेकिंग हैबिट अगर हम कह सकते हैं कि जब कोई रोड बहुत ज़्यादा चली हुई है तो इसका मतलब लोग उस पर चलते हैं, तो वहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप किसी ऐसी सड़क पर जा रहे हैं जहाँ बहुत कम चलती है तो ऑब्वियसली आप रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आपको भी नहीं पता वो रोड ठीक है या नहीं है। और जब किसी सड़क पर जो स्मूथ सड़क है तो इसका मतलब जो चलती हुई सड़क है तो लोग उसको लेते रहते हैं, उस सड़क को चलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई सड़क जो है वो चलती हुई नहीं है तो ये तो रिस्क टेकिंग हैबिट है। तो आई वुड गो विद द ए एंड सी बोथ, मगर जो ज्यादा सही है रिस्क टेकिंग हैबिट। व्हाट डू द वर्ड्स लॉन्ग आई स्टूड मीन इन द पोएम? डिलेमा, रिलैक्सिंग, एंजॉइंग द नेचर, पोएट वॉज थिंकिंग। डिलेमा, ये डिलेमा को बता रहा है, क्योंकि ये वाली सड़क पे चलूं या वो वाली सड़क पे चलूं, तो ये डिलेमा है। What is the dilemma of the poet? Poet का dilemma है क्या? Whether he will be able to come back to the second road or not, whether he will get time for himself, whether he will be success, whether he will be able to walk. Dilemma ये है कि क्या मैं दूसरी रोड, whether he will be able to come back to the second road or not, कि क्या मैं कभी दूसरी रोड पर आ पाऊंगा। ये उनका जो है वो डिलेमा है कि मैं ये वाली सेकेंड रोड चुन तो रहा हूँ, बट विल आई बी एबल टू कम अगेन? तो क्या मैं दोबारा यहाँ आ पाऊंगा? विल आई बी एबल टू वॉक ऑन दैट रोड, ऑन द फर्स्ट रोड? क्या मैं फर्स्ट रोड पे कभी चल पाऊंगा? तो ये उनका डिलेमा है। तो यहाँ तक ये हुई पोयम के 20 क्वेश्चंस। पोयम जो है चाहे जोक की तौर पे लिखी गई थी, मगर पोयम का जो लिटरल मीनिंग है वो अलग है, और जो पोयम का डीप मीनिंग है
हो सकता है फ्रॉस्ट ने भी ना सोचा हो कि इतना डीप मीनिंग लोग निकाल देंगे, मगर हाँ ये पोएम जो है एक एम्बिगियस पोएम है, देयर आर सो मेनी मीनिंग्स रिलेटेड टू दिस पोएम। और बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल पोएम के साथ ही।